देकर फूल गुलाब का ये कह गया टोकरी वाला, देकर फूल गुलाब का ये कह गया टोकरी वाला, तुम एक तरफा मोहब्बत करते रह जाओगे यारो, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। तो इसी प्यारी सी लाइन के साथ वन रक्षक की पोस्ट लेते हैं और जितनी भी साइंस है उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे और साइंस को कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी वन रक्षक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? तो प्रकाशीय घनत्व से। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? प्रकाश के घनत्व के टकराने से होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल ये हैं कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या क्या होता है? रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना और पेंसिल का टेढ़ा दिखना, बाल्टी का तल ऊपर की ओर दिखना, सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखना। 4 एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना कौन सी है? तो प्रकाश का जो भी होगा इसमें यह रहेगा प्रकीर्णन पर आधारित घटना में कि कलर जरूर मिलेगा आपको। जहां भी कलर दिखे वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। जैसे कि खतरे के संकेत का लाल, ये कलर मिल गया, ये किस पर आधारित घटना है? प्रकीर्णन पर। सूर्य का लाल होना, फिर लाल दिख गया, फिर ये नीला दिख गया, फिर क्या दिख गया? काला। कहने का मतलब खतरे के संकेत का लाल दिखाई देना, या सूर्य का लाल दिखाई देना, या समुद्र का नीला दिखना, या आसमान का नीला दिखना, या अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला, तो ये किस पर आधारित घटना है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। और प्रकाश के अपवर्तन पर क्या है? रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना, बाल्टी का तल ऊपर की ओर दिखना, सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ये नहीं होता है निर्वात में। ध्वनि की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी आपको? ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। एल्युमिनियम में कितनी स्पीड रहती है ध्वनि की? 6420। लोहा में कितनी रहती है? 5130। पारा में कितनी रहती है? 1450। जल में कितनी रहती है? 1483 मीटर पर सेकंड। आपको याद रखना है निकिल में, ये पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है कि निकिल में स्पीड कितनी रहती है ध्वनि की? तो 60-40 मीटर पर सेकंड। और ये पूछता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में रहती है? तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम में रहती है, एल्यूमिनियम में रहती है। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण पर जो सेंटर पॉइंट रहता है उसे ध्रुव कहा जाता है। देखिए ये मैंने गोला लिया, ये मैंने क्या लिया? गोला लिया, तो ये क्या बन गया? गोलीय दर्पण। मैंने क्या लिया? गोला, तो ये क्या बन गया? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, अब मैंने इसे यहां से काट दिया और ये मैंने इसे काटा, तो ये कितना बचा यहां से? ये, तो मैंने ये गोला बना लिया। ये क्या बना लिया? गोला। ये बोल रहा है गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण और क्या? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा रहता है? आभासी और सीधा। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा रहता है? वास्तविक और उल्टा। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण का आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे अंकुर या बिलाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंकुर या बिलाई कहते हैं। देखिए छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है स्मेल। क्या? स्मेल। सुक्रोज, एस से सुक्रोज, सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम होता है। माल्टेज, लैक्टेज, ई से इरिप्सिन और एल से लाइपेज। तो इतने एंजाइम निकलते हैं किससे? छोटी आंत से। छोटी आंत में भोजन का पाचन 5 से 6 घंटे तक होता है और सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। सबसे ज्यादा
पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किससे अधिक होता है? ऑक्सीजन का संयोजन तो ये होता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का एक अणु जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरूर ध्यान देना, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एक अणु 4 ऑक्सीजन को बांध के ले जा सकता है। 4 ऑक्सीजन को बांध के ले जा सकता है हीमोग्लोबिन का एक अणु। हीमोग्लोबिन में हिम, इसका मतलब होता है आयरन को धारण करने वाला, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है। ग्लोबिन क्या रहता है? ग्लोबिन रहता है प्रोटीन। तो आपके अगर बोला जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन क्रिया करता है तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? तो यह है क्रेस्कोग्राफ और ऑक्जेनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। कहने का मतलब है कि साइंस के लगभग क्वेश्चन आपके यहां से कवर होने वाले हैं। दोस्तों मैं वैसी वीडियो नहीं बनाता हूं कि जिसमें कि मैं 5 मिनट की वीडियो लेकर आ गया और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा दिए। मैं वीडियो पर बहुत मेहनत करता हूं। आप देखोगे ये सब मैंने हाथ से लिखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस एग्जाम टाइम में आपका समय बर्बाद हो कि आप 5 मिनट यहां से देख लें, 2 मिनट यहां से देख लें, ऐसी ट्रिक वैसी ट्रिक, और उसमें मिले कुछ नहीं और आपका समय बर्बाद हो। इसलिए मैं वही कंटेंट लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मदद करे। इसलिए मैं बड़ी वीडियो बनाता हूं और खुद हाथ से लिख के बनाता हूं। भले ही मेहनत लगती है, लेकिन उसमें आपका फायदा होना जरूरी है, क्योंकि आप मुझे दिल से सपोर्ट करते हो, इतने लाइक देते हो, इतने सब्सक्राइबर और शेयर करते हो, इसलिए मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका ऐसा यूनिट है मोल। क्या है? मोल। अब देखिए कुछ ऐसा यूनिट जो कि पूछे गए हैं अभी तक। वन रक्षक में दाब का होता है पास्कल, बल का होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट और विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विद्युत धारिता का होता है फैराडे, विभवांतर का होता है वोल्ट और प्रतिरोध का होता है ओम। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये पीडीएफ जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ाई है वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो ये है लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। सहजीवी पौधा का मतलब ये होता है कि 2 लोग आपस में रहते हैं, जैसे कि एक ने इसे भोजन दे दिया और दूसरे ने इसे पानी दे दिया। कहने का मतलब सहजीवी का मतलब ये होता है साथ साथ जीवन बिताना, इससे एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। सहजीवी, तो सहजीवी में जो लाइकेन है, लाइकेन यह एक सहजीवी पौधा है और ये किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चन आएगा शैवाल और कवक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। उच्च पादप की जड़ें प्लस कवक के संयोजन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। ये आप याद रखना, शैवाल और कवक के संयोजन को लाइकेन कहते हैं, उच्च पादप की जड़ें और कवक के संयोजन को माइकोराइजा कहते हैं। ये आप बार बार देखना। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं और हम थक जाते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव होने के कारण हम थक जाते हैं, व्यक्ति थक जाता है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है? तो वैक्सीन डेंगू के लिए होती है और मलेरिया के लिए होती है। मॉस्क्यूरेक्स मलेरिया की वैक्सीन का नाम ये है। मॉस्क्यूटो से याद रख लेना आप। अब देखिए टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? टीकाकरण या वैक्सीनेशन का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। किसको? एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। देखिए पोलियो के टीके आपने देखा होगा, सबसे पहले पोलियो के टीके की खोज की थी वो की थी जोनास साल्क ने, जो कि इंजेक्शन द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप वाले जो पोलियो की खोज की है वो किसने की है? साबिन साहब ने, जॉन साबिन ने की है। जॉन साबिन ने की है किसकी? ड्रॉप वाले पोलियो की खोज, और जो इंजेक्शन वाला रहता है वो जोनास साल्क ने की है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है।
सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये है आपका रेशम के कीटों का पालन, सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। अब आप देखिए एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। पिशीकल्चर क्या है? मछली से संबंधित है। एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी क्या है? कैंसर का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन है। और किसकी स्टडी की बोले? जीरोंटोलॉजी क्या है? जीरेंटोलॉजी ये है जो ओल्ड एज रहते हैं ना उनका अध्ययन करने वाली स्टडी है। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी वो है जो कि पुराने जो खुदाई से निकलते हैं ना, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो जो वो रिसर्च करते हैं ना उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की चमकीली सतह को या दीप्तिमान सतह को या चमकीली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं या फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसकी सतह का ताप कितना होता है? इसकी सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये आपके सामने रहा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है? क्रीट है। क्रीट सौरमंडल का मुखिया कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। और इसी के चारों ओर ग्रह गति करते हैं। सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलियोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। और ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। आपने एक हनी सिंह का गाना सुना होगा, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी कहता है, आगे आपको पता होगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है भविष्यवक्ता, जो कि ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करके आपके भविष्य को बताए। और सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। सेब में होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? क्वेश्चन आएगा कि विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो उसका आंसर है चेचक। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन का जनक कहते हैं। अब देखिए जरा, विषाणु से होने वाले सारे रोग डिस्कस कर लेते हैं। विषाणु से होने वाले सारे रोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है इसकी ट्रिक? रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। तो देखिए रेखा हमें हिट करके का क्या है? साइलेंट है। ये बड़ा कंफ्यूजन करते हैं आपको कि विषाणु से होने वाले लोग, तो करके है क्या? साइलेंट है। करके साइलेंट है। तो रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। तो रे से है रेबीज, खा से है खसरा, हा से है हर्पीज, में से है मेनिंजाइटिस, ही से है हेपेटाइटिस, टा से है ट्रिकोमा, पो से है पोलियो, एड्स, चा से है चेचक, छो से है छोटी माता, डा से है डेंगू ज्वार, गल शोथ और इन्फ्लुएंजा। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। ये है हमारी ट्रिक विषाणु से होने वाले रोगों की। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखिए एक चीज याद रखना, उसने क्या बोला है? द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान चेंज नहीं होता। चाहे आप इसे पृथ्वी पर रख दो, चंद्रमा पर, सूर्य पर, ब्रह्मांड में कहीं भी, मंगल बुध गुरु जितने भी ग्रह हैं सब कहीं भी रख दो आप, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लेकिन भार चेंज हो जाता है। तो चंद्रमा पर भार, जो पृथ्वी पर भार है ना, पृथ्वी पर भार, जैसे कि पृथ्वी पर अगर ये बोलता कि किसी पिंड का पृथ्वी पर भार 80 है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होता है? तो 1/6 कर देते हैं। 80/6 चंद्रमा पर भार होता है। तो 1/6 होता है। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पित्तरस जिगर यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। क्या? पित्तरस यकृत या लीवर द्वारा। यकृत का काम बहुत सारा है। यह यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और यह भोजन का संचय करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कौन? यकृत, लीवर। कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि वो रहेंगी जिनमें आपको बावन नहीं मिलेगा। अधिक राशि में अदिश राशि में आपको बावन नहीं मिलेगा और सभी सदिश राशि में लगभग आपको बावन मिलेगा। तो देखिए सिर्फ 2 को छोड़ दो, घनत्व और दाब को। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये अदिश राशि हैं जितनी भी हैं, इसमें से 52 ढूंढिए आप। इसमें नहीं है 52,
देखिए इसमें क्या नहीं है, बा बन नहीं है, बा से बन, ये नहीं मिलेगा आपको किसमें, अदिश में, अदिश में नहीं मिलेगा। देखिए चाल में नहीं है बा, दूरी में बा नहीं है। द्रव्यमान कैसा लिखाता है, द्रव्यमान ऐसा लिखाता है, ये आधा बावन है। मैं पूरे बावन की बात करता हूं तो इसमें भी फुल बावन नहीं है, इसमें भी 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 नहीं है, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ये क्या हुई सब, ये हुई अदिश राशि। अदिश राशि में 52 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ दो अवबाध हैं, घनत्व और दाब। और सदिश राशि में 52 मिलेगा। देखिए विस्थापन में बा, वेग में बा, बल, त्वरण में बा, आवेग में बा और संवेग में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह है। और सर्वदाता कौन सा है, ओ पॉजिटिव, ओ या ओ नेगेटिव। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो हमने विषाणु के कारण पढ़ ली है कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। और अब है किसकी बारी, जीवाणु की बारी। और जीवाणु कहते हैं कि पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका कैसा है, न्यू है, लाल लाल चमक रहा है। पा से क्या हो जाएगा, प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ता से हो जाएगा तपेदिक, ता से क्या हो जाएगा तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग और न्यू से निमोनिया और है से हो जाएगा आपका हैजा। तो पंडित जी का टीका कैसा है, न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4, 2.4। और अगर शराब की बात हो जाए, शराब की अगर बात हो जाए तो शराब जो कि चीज है खराब, इसका पीएच मान क्या होता है, नींबू से ही रिलेटेड होता है 2.8। क्यों, क्योंकि जब शराब चढ़ जाती है तो नींबू पानी पिला दिया जाता है। तो 2.8 किसका होगा, 2.8 शराब का और 2.4 होगा नींबू का। दूध का पीएच मान, दूध पियोगे तो क्या मारोगे, छक्का और चौका मारोगे, तो 6.4 दूध का पीएच मान। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। और मानव रक्त की बात करें तो रक्त ब्लड कैसा होता है, सच्चा होता है, तो साचा 7.4। और सिरके की बात करें तो सिरके में कितने अक्षर हैं, सी र का 3 अक्षर हैं, तो इसका पीएच मान होगा 3। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5 और सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच में होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान। समुद्र के जल का पीएच मान होता है 8.5। चाय अगर आप पीते हो तो चाय का पीएच मान होता है 5.5, लेकिन अगर कॉफी पीते हो तो सिर्फ 5 कॉफी का पीएच मान होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन B1 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन वैज्ञानिक नाम। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ए की कमी से होता है कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से वेरी सॉरी, विटामिन बी से वेरी। और सी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और डी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो कि हड्डियों का रोग है। और ई की कमी से क्या होता है, बांझपन। और के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के ये बहुत करीब है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो बड़ी आंत नहीं है, ये पाचन का हिस्सा है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन होता है, देखिए धमनी, आर्टरी बोलते हैं जिसे, सिरा जिसे वीन्स बोलते हैं, हृदय, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये है रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। और बड़ी आंत किसका हिस्सा है, बड़ी आंत है पाचन का हिस्सा। हम पढ़ते हैं बकल कैविटी, पाचन की बात कर रहे हैं हम, पाचन की, ये पाचन का हिस्सा है बड़ी आंत। बकल कैविटी जिसे बोलते हैं मुख गुहा, मुंह से शुरू हुआ और दूसरी मुंह से शुरू हुआ खाना, और दूसरा होता है ईसोफेगस, ये पाइप, ईसोफेगस। और तीसरा क्या होता है,
तीसरा होता है आमाशय, स्टमक आमाशय। और चौथा क्या होता है, छोटी आंत। और पांचवा आप लगा दो बड़ी आंत। पांचवा क्या है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के ही 3 भाग रहते हैं, इलियम, सीकम, ये बड़ी आंत के भाग रहते हैं। नेक्स्ट है, किस नियम अनुसार निश्चित ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2-3 नियम है, आपको रटना है। आप इसमें से थोड़ा सा पकड़ के चलो कि गैस के आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस के आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब किस नियम पर, यहां पर ताप निश्चित रहेगा, ताप निश्चित रहेगा। तो आप पकड़ लेना, ताप निश्चित है मतलब ताप नहीं बदलेगा। तो बॉयल का नियम है, किसी भी चीज को जब आप बॉयल कर रहे हो तो एक स्पीड पे चलने दो गैस को, बॉयल हो जाएगा। मतलब एक ही ताप पर लगने दो, उसमें एक ही ताप पर जलने दो उसे। तो बॉयल का नियम में क्या बताता है, निश्चित ताप पर गैस का आयतन क्या, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स साहब क्या कहते हैं, चार्ल्स साहब ये कहते हैं कि भैया निश्चित दाब रख दो हमारे पास। तो निश्चित दाब कहाँ रखोगे, चार्ल्स में। और निश्चित ताप जब बॉयल कर रहे हो तब। तो निश्चित दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है। एवोगाद्रो नियम ये कहता है कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, टैक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लिनियस। अब देखिए जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेट्स हैं। और चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। और हरित क्रांति की बात करें तो इसके वर्ल्ड वाइड विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में भारत में जनक हैं कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी एक इक्वेशन थी E = mc²। सापेक्षता का सिद्धांत में इनकी क्या इक्वेशन थी, E = mc²। और इस थ्योरी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल कितने प्रतिरोध हैं, आप मेरी न्यूमेरिकल की सेपरेट वीडियो देखना, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो देखिए जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब भी हम क्या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे प्रतिरोध को। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 + R2 + R3 + और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये आएगा। तो ये आपको दोनों याद रखना है। तो इसने क्या बोला है, श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 इससे सोल्व कर लो। यह इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी श्रेणी क्रम में है तो। और सेम प्रतिरोध है 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो NR लगा दो, NR लगा दो। N क्या है, कितने प्रतिरोध संख्या में, 4 प्रतिरोध, तो 4 गुणा और प्रतिरोध का मान क्या है 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, एक आंसर आ गया। कौन से अजैविक घटक हैं, तो अजैविक कारक की बात करें तो जिनमें देखिए सूर्य का प्रकाश है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अजैविक घटक हैं। जैविक अजैविक इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप जैविक हो या अजैविक हो, आप बोलोगे जैविक हो। अच्छा पेड़ पौधे जैविक हैं या नहीं है, बोलोगे आप जैविक हैं। तो इस तरीके से इनको सिर्फ एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। तो जैविक में आता है मानव, जीव, वनस्पति। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, लेमेत्रे ने दिया, 1927 में दिया। तन्यता को परिभाषित कीजिए। किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर, तन्यता मतलब तानना, मतलब खींचकर तानना और उसकी लंबाई को बढ़ाना, ये क्या है, तन्यता है। तो डालने पर खींचकर आकार बदल देने की क्षमता तन्यता है। वहीं आघात वर्धनीयता क्या है, आघात वर्धनीयता ये है उसे पीट पीट कर क्या करना, पतली चादरें बना देना, आघात दे देकर। तो यह है आघात वर्धनीयता। और सबसे अच्छी आघात वर्धनीय धातु है सोना, उसके बाद है चांदी।
चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? बचपन से पढ़ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दो, ये दूधिया हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस में ये चूने का पानी में जब CO2 प्रभावित करोगे तो CO3 बना लेगा और CaCO3 बना लेगा, तो ये दूधिया हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं। क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम इंग्लिश में पूछ लेता है कहीं वो क्विक लाइम, अब वो कैसे लिखेगा आप कहोगे इंग्लिश में कैसे पूछ लेता है, आप देखना उठा के व्यापम का, वो पूछेगा ऐसे क्विक लाइम कैसे कहते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ। तो देखिए चाहे वो क्विक लाइम बोले, चाहे सिंपल चूना बोले और चाहे वो कली चूना बोले, तो क्विक लाइम का से क्विक, का से कली चूना, और चूना तो है ही सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ CaO। जब वो बोले स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम मतलब पानी डाल दिया, या बुझा हुआ चूना बोले, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ में आपको पानी दिख रहा है कहीं, CaOH का होल ट्वाइस, तो यहां से ही आप H2O देख लेना। तो मेरा क्वेश्चन यहां से 6 क्वेश्चन है। कली चूना किसे कहते हैं, CaO को। क्विक लाइम किसे कहते हैं, CaO को। और एक और ये दिख रहा है नॉर्मल, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। ये है CaO को जब हम पानी मिला देते हैं तो ये बन जाता है। हेपेटाइटिस रोग एक्रिस शोथ के कारण, और ये वायरस के कारण होता है, और वायरस के कारण हमने क्या रोग पढ़े हैं, विषाणु के कारण। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई तो हिट में ही था हेपेटाइटिस। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा है कौन, मोसेस, हॉर्नबर्ड और लीवरवर्ट आदि। जरा सुनना, पादप जगत को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप जरा सुनो उसे। पादप जगत को सबसे पहले 2 तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक क्रिप्टोगैम और एक फेनरोगैम, 2 प्रजातियों में, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम 2 प्रजातियों में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्रिप्टोगैम वो पौधे होते हैं जो ना तो बीज देंगे, ना फल देंगे, ना फूल देंगे, तो बीज रहे, जब बीज ही नहीं है तो फल फूल की तो बात छोड़ो। तो ये हो गया पहला क्रिप्टोगैम पादप जगत के अंतर्गत, और दूसरा हो गया फेनरोगैम। फेनरोगैम में कौन रहते हैं, जो कि बीज सहित हैं, ये बीज रहित हैं, ये बीज सहित हैं, और यहाँ पर फल फूल सब देंगे, फल फूल ये सब देंगे, ठीक है। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम के अंदर क्या आता है, जो बीज नहीं देते, फल नहीं देते, फूल नहीं देते, पत्ती नहीं देते, फल नहीं देते, तो क्या देते हैं ये कुछ नहीं देते। जरा इनके बारे में सुनो, इनके 3 प्रकार रहते हैं। वो पूछेगा क्रिप्टोगैम के अंतर्गत पौधा बताओ, तो थैलोफाइटा जिसमें अधिकतर शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर, और इसे टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। सबसे पहला पौधा जो जमीन पर आया पानी से वो है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और थैलोफाइटा में अधिकतम शैवाल मिलेंगे आपको, शैवाल मिलेंगे आपको, और ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं मोसेस, हॉर्नबर्ड और लीवरवर्ट। अब यहाँ आते हैं फेनरोगैम। फेनरोगैम में 2 प्रकार के पौधों की प्रजाति मिलेंगी, आपने पढ़ा होगा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये फल फूल नहीं देंगे जिम्नोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म क्या देंगे हमें, फल फूल पत्ती सब देंगे। पॉलीथीन किससे मिलकर बना है, पॉलीमराइजेशन, एथिलीन से मिलकर बना है पॉलीथीन, एथिलीन याद रखना। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंडालिसिस। अब ये बार बार पूछा जा रहा है, बरगद, तो बरगद की शाखाएं देखिए, बरगद की ऐसी उलझी हुई रहती हैं, कैसी रहती हैं, उलझी हुई शाखाएं रहती हैं, उलझी हुई शाखाएं रहती हैं। तो ये एक दूसरे से कैसी हैं, बंधी हैं, तो बंधी से याद रख लेना बेंडालिस। मनुष्य का होमोसेपियंस है, और मक्खी, माँ से मुस्का डोमेस्टिका, माँ से मुस्का। कुत्ता कासे कैनिस फैमिलियर्स, और फैमिली में कुत्ता पाला जाता है। गाय क्या है, गाय तो बॉस है, गाय क्या है, गाय बॉस है। और बिल्ली क्या है, फैलिस से याद रख लेना, फैला जाती है क्या, दूध दही कौन फैला जाती है, बिल्ली, तो फैलिस डोमेस्टिका। और मोर का है पावो क्रिस्टेटस, मोर के पांव देखे हैं, बड़े अच्छे रहते हैं। और बारहसिंगा, मध्य प्रदेश के जीके में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश जीके में बारहसिंगा का नाम क्या है, रूसबर्स
डुबाऊ शैली, ये वैज्ञानिक नाम है। कौन सी उपधातु है? उपधातु, धातु पता होगा, अधातु पता होगा, लेकिन उपधातुओं की संख्या पूछे तो है 7। संख्या पूछे तो कितनी है? 7 है। अब वो कौन कौन सी है? आज बॉस की पीटी है। आज क्या है? बॉस की पीटी है। इससे आप याद रख लेना कि कौन कौन सी उपधातु है। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये क्या है? बोरेन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये इससे आप याद रख लेना। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मायोपिया का मतलब ये है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष की खास बात यह है कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखेंगी आपको, नाम लेकिन अटपटा है, और दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। दूर दृष्टि दोष नाम से लग रहा है दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, लेकिन इसमें दूर की तो साफ दिखेंगी, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। और सामान्य सबसे न्यूनतम दूरी क्या है दिखने की? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम है इनफाइनाइट। अब अवतल लेंस को ही आप अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो आप इसमें बड़े कंफ्यूज हो गए, तो आप उड़ान याद रख लेना। यू से क्या है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के जस्ट बाद क्या है? डी। डी से क्या आ जाएगा? दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ए से क्या है? अवतल लेंस, और एन से क्या है? निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो उड़ान से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। हेपेटाइटिस रोग पढ़ के आए हैं अभी। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? तो ये तो आपको साफ दिख रहा होगा, स्टील अलग है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसी से हमें बल की परिभाषा मिलती है। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह कहेगी मैं स्थिर ही रहूंगी, और कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वह वस्तु कैसी रहेगी? गतिमान अवस्था में ही रहेगी। आप भी स्थिर ही रहते होगे, लेकिन जैसे ही पिताजी की डांट पड़ती है आप क्या आ जाते हो? गतिशील अवस्था में आ जाते हो। तो यही न्यूटन साहब का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, गतिमान होने का विरोध करेगी, और इस अवस्था को हम जड़त्व कहते हैं। और अगर कोई वस्तु चलायमान है तो चलायमान ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बहावल, मतलब पिताजी की डांट न लगाया जाए। तो आप याद रखना कि यह है न्यूटन का पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है, और इससे हमें बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कुछ उदाहरण कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर में ही है, गतिमान अवस्था में तो गतिमान है। कोई बस अगर जा रही है, अचानक ब्रेक लगाया तो आप आगे की ओर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि बस की स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस में बैठे हो आपकी स्पीड भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बस ने तो ब्रेक लगाया, बस तो क्या है? रुक गई, लेकिन आप गतिमान होते चले गए क्योंकि आपने थोड़ी अपना ब्रेक लगाया था। तो बस रुकी, लेकिन आप 20 की स्पीड से धड़ाम से आगे चले गए। घोड़े पर बैठो, घोड़ा अगर स्पीड में है, घोड़ा अगर 40 की स्पीड में है तो आप भी 40 की स्पीड में हो, लेकिन जैसे ही घोड़ा रुका तो घोड़े ने तो अपने कदम रोक लिए, लेकिन आप कहाँ रुकने वाले थे? आपने अपने ब्रेक नहीं लगाए और आगे चले गए। तो यह है इसका पहला नियम। वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक हॉर्सन है। वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कार जॉफ हॉर्सन है। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी है। टेलीविजन के आविष्कार जेल बेड है। और आप बताओ हवाई जहाज के आविष्कार कौन है? ब्रदर्स हैं, राइट बंधु हैं। और आप बताओ इसके अलावा क्या लगा है? बल्ब के आविष्कार कौन है? तो बल्ब के आविष्कार कौन है? बल्ब के आविष्कार है थॉमस अल्वा एडिसन। और पंखे के आविष्कारक कौन है? पंखे के आविष्कार हैं व्हीलर साहब। और साइकिल के आविष्कारक कौन है? मैकमिलन। साइकिल से क्या मैकमिलन मिलने के लिए जाते हो तो साइकिल के आविष्कार हैं मैकमिलन, ये आपको याद रखना है। और ब्लूटूथ के आविष्कारक हॉर्सन है। इसके अलावा और हम क्या क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एआई टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। इसके अलावा बचा क्या?
ये मोबाइल या टेलीफोन, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? टेलीफोन पे आती है रिंग, बेल, तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो यह है यूनिसेक्सुअल और ये दोनों प्रकार का है। चींटी के डंक में, ये डंक है, ढंक नहीं है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए कोको कोला ठंडा मतलब, थम्स अप और जितनी भी सोडा वाटर आती हैं उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे ही आप थम्स अप करोगे, ढक्कन निकालोगे तो उसमें से जो बुलबुलों के साथ गैस निकलेगी, और ठंडा मतलब कोको कोला, जैसे ही निकालोगे तो जो गैस निकलेगी वो रहती है CO2। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें कौन सी गैस रहती है, इन सभी में कौन सी गैस रहती है? तो ये रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। और अम्ल पूछे तो ये है मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू, जिससे भी जलन हो जाए, जिससे भी जलन हो जाए काटने पर, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल कहते हैं। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली खट्टी, इमली खट्टी क्या है? और कच्चा आम और अंगूर जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन सेब में मैलिक अम्ल और चाय में टैनिक अम्ल। चाय में क्या होता है? टैनिक अम्ल। आंवला में भी टैनिन अम्ल पाया जाता है, आंवला में भी टैनिन अम्ल पाया जाता है। तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो तन्यता हम अभी देख कर आए हैं, उसके साथ आघात वर्धनता भी देख कर आए हैं कि पीट पीट कर या खींच खींच कर बनाओगे तो तन्यता, और पीट पीट कर बनाओगे तो आघात वर्धनीयता। सबसे अच्छी आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। सोना सबसे अच्छी आघात वर्धनीय धातु है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल ले जाने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो जा से जल, जा से जाइलम और फा से फ्लोयम और फा से ही क्या होता है? फूड। फूड मतलब खाना। तो जा से जल, जल ले जाने का काम जाइलम करेगा, फिर जल के बाद आया खाने की बारी, फूड की बारी, तो फा से फूड, फा से फ्लोएम करेगा वो काम। अब जरा देखिए, जल और उसमें घुले लवणों का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। और पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ मतलब वही खाना, ये करेगा फ्लोएम। जाइलम है निर्जीव, तो फ्लोएम कैसा है? सजीव है। फ्लोएम कैसा है? हरे पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? इनके कहने का मतलब यह है कि जो पौधे खुद भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये वही बात है कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आपको क्या कहेंगे? अपने पैरों पर खड़े हो, रोटी पानी की अब चिंता ज़्यादा नहीं है। तो वैसे ही जो पौधा अपना खाना बना लेगा उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अपने आप का पोषण कर सकता है, स्वपोषी कहलाता है। और ये किस मेथड के द्वारा करता है? ये करता है प्रकाश संश्लेषण के कारण। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है? तो उसका आंसर था क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग का रहता है। उसमें लिखा था कि व्यक्ति के बारे में भी लिखा था कि जैविक कोशिका, पौधों की कोशिका इस तरीके से। तो व्यक्ति थोड़ी हरा दिखता है, जब हरा नहीं दिखता तो इसमें क्लोरोफिल क्यों पाया जाएगा? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। अब ये भोजन कैसे बनाते हैं? अब ये भोजन कैसे बनाएंगे? तो ये लेंगे वातावरण से 6 CO2 और 6 लेंगे क्या? जल H2O, और बना देंगे क्या? C6H12O6, और ये क्या होता है? ग्लूकोज, और साथ में बना देंगे 6O2। अब ये O2 है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो चली जाएगी, लेकिन बचेगा क्या? C6H12O6, ये बच जाएगा इनके लिए खाना। और इसमें क्या? सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। तो इसलिए जिसमें प्रकाश अंदर की ओर जाए तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। ये बात आपको याद रखना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान कर अभिक्रिया दुगनी हो जाती है? 10 डिग्री वृद्धि कर दो। ठीक है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो आप जरा देख लीजिए कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। दोस्तों ये सब मैंने अपने हाथ से लिखे हैं आपके लिए, क्योंकि आप
ने मेरी पिछली वीडियो पर 1000 लाइक किए, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैंने सारे क्वेश्चन हाथ से लिखे हैं आपके लिए। आप ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी मेहनत जारी रख सकूं। दोस्तों आप बताएं कि कोई एजुकेटर जो कि फ्री में भी एमपी में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। स्पेशली दोस्तों मैं मैथ का टीचर हूं और मैंने मैथ कई ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाया है, और जब मैं पूरा आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो आपका मैथ का लेवल एक अलग ही स्तर पर चला जाएगा। अभी मैं आपको मैथ में कम और छोटे छोटे टॉपिक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूरा मैथ पढ़ाना इतने जल्दी संभव नहीं है। जब आपका एमपी पुलिस का या एमपीएसआई किसी का भी एग्जाम रहेगा तो उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट जब मैथ पढ़ाऊंगा, तब आप देखना कि मैथ इस तरीके से सॉल्व होता है, ना कि बड़ी बड़ी मेथडों से सॉल्व होता है। तो न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो वह है डेंड्राइट। कौन सा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये जानकारी प्राप्त करता है। अब देखिए हम इसका न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये इस तरीके की जो संरचनाएं रहता है ना, जो जानकारी प्राप्त करता है, ये है आपका डेंड्राइट्स। इसके अंदर क्या रहता है? अंदर ये भरा है, ये लाल लाल, ये साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म जिसे आप द्रव्य बोल सकते हो, कोशिका द्रव्य बोल सकते हो, कोशिका द्रव्य बोल सकते हो। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है। अब ये क्या है? इसमें जो नीचे की ओर निकली है, ये है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल, और ये इंग्लिश में ही आता है, तंत्राक्ष, दुद्राक्ष। ये मत करना क्योंकि वो इंग्लिश में देखो इसमें लिखा ही है, तो ठीक है। और इसमें जो सीधी लाइन है, ये क्या कहलाती है? ये सीधी लाइन है, ये कहलाती है आपकी एक्सोन। और जो बीच में गैप है, ये क्या कहलाते हैं? आपके नोट्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोट्स कहलाते हैं। एक बार और बताता हूं, ये जो केंद्र है, ये न्यूक्लियस है। ये जो द्रव फैला है, ये साइटोप्लाज्म है। ये है वो डेंड्राइट्स है जो कि जानकारी कलेक्ट करती हैं। ये है एक्सोन, और इसके बीच में जो गैप है ना, ये है रेनवियर के नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। ये जरा समझिए प्रैक्टिकल होकर, मुझे बताइए कि आमाशय में कौन सा एंजाइम या अम्ल निकलता है? तो आप कहोगे HCl अम्ल निकलता है। और HCl पता है आपको इसका pH मान कितना होता है? ये इतना एसिडिक रहता है कि आप इसे किसी पर भी डाल दो तो वह छिन्न भिन्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये तेजाब रहती है। अब सोचो, इतनी सॉफ्ट जगह आमाशय, ये है आमाशय, इतनी सॉफ्ट जगह आमाशय है, और इसमें आप HCl अम्ल निकाल रहे हो, तो इसकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। अगर इसे पत्थर पे भी डाल दोगे तब भी वो कलर बदलने लगेगा। लेकिन हम आमाशय में ये अम्ल निकलता है, हमारे शरीर में ये अम्ल निकलता है, तो वो क्यों नहीं जलता है? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है। क्योंकि जब ये निकलता है उसके पहले ही एक चादर सी बिछ जाती है। यहाँ पर ये आमाशय में ये चादर बिछा दी गई, और ये किसकी लेयर रहती है? ये किसकी परत रहती है? ये म्यूकस की परत रहती है। अब भले ही इसमें कहीं भी आमाशय में HCl गिरता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूकस की चादर बिछा दी गई है। तो इसका आंसर आपके सामने है कि पेट की अम्लता से रक्षा कौन करता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? आपको बताना इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है। तो देखिए अक्रिय गैस में बता देता हूं, हैनी अगर कर जीरो रन, हैनी अगर कर जीरो रन, ये है आपकी कौन सी? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहलाती हैं। ये अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहलाती हैं। ही से है हीलियम, एनी से नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, और फिर है ये रेडॉन। तो है नहीं अगर का जीरो रन, ये क्या है? अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये अक्रिय गैस नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ये पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन के नीचे क्या है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SB और BI, ये याद रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, ये और बिस्मिथ। और इसका कोड क्या है? नहीं पापा, N से नहीं, P से पापा, AS से ऐश्वर्या, और SB से सबसे, और BI से ब्यूटीफुल।
नहीं पापा एस बढ़िया सबसे ब्यूटीफुल, ये कोड है सिर्फ, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी ऐसा हो ना हो ये पता नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये ऑक्सीजन का कोड है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो नाइट्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है कोड, और फ्लोरीन का बोले तो फिर कल बाहर आई कौन, आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये है फ्लोरीन का कोड। 2 8 7, इसको जोड़ दो, 8 और 2 10 और 7 17, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ याद रख के चलो, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है 1 और हीलियम का क्या है 2 है, हीलियम का क्या है 2 है, ये 2 तो आपको याद ही रखना है। फिर याद रखना है लीवे बकनोफने, लीवे बकनोफने, 1 2 हो गए, इसका हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लीवे बकनोफनो, लीवे बकनोफने। और फिर हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, नमक, अलसी, पस कलर, ये मैंने याद रखे, आप याद रख लेना। इसका हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 और ये है आपका क्लोरीन, तो इसका ही पूछा, ये क्या होगा 17 और आर्गन का 18। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं, पहले हाइड्रोजन हीलियम 2 तो याद ही रहेंगे। फिर इसके बाद याद रखना आपको क्या कि लीवे बकनोफने, लीवे बकनोफने, और नमक, अलसी, पस कलर, ये एक बार लिख के देख लेना, लीवे बकनोफनो, लीवे बकनोफने, लीवे बकनोफने, नमक, अलसी, पस कलर, नमक, अलसी, पस कलर, ये हमेशा की टेंशन रहती है, इसको याद रखना, और 20 तक ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी कोशिका को 2 भागों में विभाजित होकर कोशिकाओं का निर्माण करना, 2 खंड हो गए, ये इसका आंसर हो गया। ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं 3। अब मेरी बात सुनो, इससे हमें कितनी आसानी मिल जाती है, जरा देखिए। हमने अभी क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है 8 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो परमाणु भार क्या होगा, दुगना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आया था किसमें, वन रक्षक जेल पहरी में, कि ऑक्सीजन मतलब ओजोन है जिसका फॉर्मूला O3 है, इसका परमाणु भार कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक का कितना होता है 8, तो परमाणु भार दुगना हो जाएगा 16। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसमें कितनी है 3 O3, तो 3 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया परमाणु भार 48 आ गया। ऑक्सीजन से और क्वेश्चन, खोज चार्ल्स फेवरी हेनरी बुशान, और इससे एक प्रोटोकॉल संबंधित है, वो पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये है ओजोन से संबंधित। ये कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, 35 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। समताप मतलब यहां ताप समान रहता है, और यह वायुयान के लिए आदर्श दशा है। हवाई जहाज कहां उड़ाओगे आप जब खरीदोगे, समताप मंडल में उड़ाओगे, समताप मंडल में उड़ाओगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, छाप लेना। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, तो देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये है, लेकिन हम समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले कार्बन के अपर रूप की अगर बात करें तो 2 होते हैं, एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अगर उसने पूछ लिया कि हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के कौन से अपर रूप हैं, तो आंसर आपको क्रिस्टलीय देना है, ऑप्शन में अक्रिस्टलीय भी मिलेगा। ये हो गया हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और ये है अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल, अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल ये है। अब जरा देखिए कार्बन के अपर रूप की बात की है इसने, कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन की संयोजकता कितनी रहती है 4, और वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है 0.03%। हीरा की बात करें तो संरचना है चतुष्फल की है, और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए यह कैसा रहता है, विद्युत का कुचालक रहता है। और हीरा किसके कारण चमकदार रहता है, तो हीरा रहता है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार रहता है। उसका अपवर्तनांक पूछे तो 2.42 होता है, 2.42
F42 हीरे का अपवर्तनांक रहता है। और दुनिया में सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो वो है हीरा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलता है, तो वह मिलता है पन्ना में मिलता है। और मध्य प्रदेश की ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हीरा मिलता है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ऐसा ही कुछ गाना है शायद। इसके बाद करते हैं ग्रेफाइट। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है और यह एकमात्र अपर रूप है जो कि क्या है, षटकोणीय के साथ साथ इसकी संरचना कैसी है, षटकोणीय है। संरचना से प्रश्न पूछा जाता है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी है, षटकोणीय है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी है, षटकोणीय है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह क्या रहता है, विद्युत का सुचालक रहता है। और इसी ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती हैं, इसी ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती हैं। और फ्लोरीन की बात करें तो इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक बंकमिस्टर फ्लोरीन ने की थी, बंकमिस्टर फ्लोरीन ने की थी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फॉर्मूला पूछे तो सबसे स्थायी है C60 और संरचना फुटबॉल की तरह है। फ्लोरीन की संरचना कैसी है, फुटबॉल की तरह है। ये फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन है, संरचना है फुटबॉल की तरह है इसकी। भोजन के पाचन में सहायक कौन सी हैं, लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं। धनावेशित आयन को कैटाइन कहते हैं, तो ऋणावेशित आयन को क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं, एनाइन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता है, तो आप ये देख लीजिए, ये है आपकी खाद्य श्रृंखला का स्तर, खाद्य श्रृंखला का डायग्राम है, खाद्य श्रृंखला का त्रिभुज जरा देख लीजिए। सबसे नीचे है उत्पादक, फिर है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर है द्वितीय उपभोक्ता, फिर है तृतीय उपभोक्ता। तो ये है खाद्य श्रृंखला जिसमें है कितने, 4 स्तर। अब इसमें से जो पूछा है वो आप बता दीजिए, इन चारों में से पहला, अगर इसने पूछा पहले स्तर पर कौन है तो उत्पादक होता, दूसरे स्तर पर कौन है तो प्राथमिक उपभोक्ता होता, तृतीय स्तर पर कौन है तो द्वितीय उपभोक्ता है, और तृतीय स्तर इसने पूछा है तो क्या आ जाएगा आंसर, द्वितीय उपभोक्ता। और चौथे पर पूछेगा तो ये तृतीय उपभोक्ता बैठा है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं, तो ये है क्या, मापक यंत्र। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दाब मापते हैं, वायु दाब मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दाब। और थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तापमान मापते हैं। लेकिन अगर मुझे सूर्य का तापमान मापना है, परमाणु भट्टी का तापमान मापना है, तो क्या वहां पर मैं ये थर्मामीटर लेकर जाऊंगा, थर्मामीटर नहीं। उसके लिए उच्च तापमान, बहुत अधिक तापमान मापने के लिए परमाणु भट्टी, सूर्य का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। क्या, पायरोमीटर, उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए। अब मुझे बताओ आप, फेदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए आप किसका यूज करोगे, फेदोमीटर का यूज करोगे। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति को मापने को, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये है फेदोमीटर, ये है एनीमोमीटर, दोनों इंपोर्टेंट हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। क्रैशकोग्राफ, क्रैशकोग्राफ जिसकी खोज जेसी बॉस ने की थी, इसका उपयोग पौधों की लंबाई, मतलब जो भी हुई है उसको मापने में किया जाता है, उसको मापने में किया जाता है। भूकंप को मापने में, भूकंप को मापने में सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ब्लड को नापने में किसका यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। घरेलू मक्खी का, माँ से मक्खी, माँ से मुस्का, तो मुस्का डोमेस्टिका, और इसके वैज्ञानिक नाम बहुत सारे हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। इसमें ऐसे एंजाइम रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, जो खुद की कोशिकाओं को ही मार देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या ये कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है, राइबोसोम है। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। राइबोसोम में किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, और इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, और राइबोसोम को आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो। तो सबसे छोटी का कोशिकांग, कोशिकाओं का भी कोशिकांग ये क्या है, राइबोसोम। और यह कोशिका के केंद्रक में नहीं बनता, केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका में बनता है राइबोसोम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर ये हम पढ़ के आ रहे हैं मैकार्थी साहब को। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में पहला और आखिरी कलर कौन सा है, तो यह तो आपको पता होगा क्या, कि बेजानी हापी नाला,
हिंदी मीडियम के छात्रों का फेवरेट बेजानी हापी और नाला। तो ये ला से हो गया लाल और बे से हो गया बेगनी। तो पहला और आखिरी पूछा है तो आप बेगनी और लाल मार देना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। मैं एक टीचर देख रहा था यूट्यूब पर, वनरक्षक के बारे में वो बता रहे थे। वो बोल रहे थे इंग्लिश में तो ऐसा हो जाएगा, इंग्लिश में तो तुक्का भी सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये बोल रहे हैं टीचर कि यहाँ तुक्का भी सही हो जाएगा, 2 लाइन में एरर, 5 लाइन में आप पूरा का पूरा PQRS खत्म कर दो, 3 लाइन में आप क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म कर दो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप दिमाग लगाना जरा। इस तरीके से तो पूरी इंग्लिश 25 मिनट में पढ़ी जा सकती है, लेकिन आप देखना SSC वाला बंदा 6 महीने तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ता रहता है। तो 6 महीने का सिलेबस 5 मिनट 25 मिनट में कोई अगर बता रहा है तो वो आपको गुमराह कर रहा है। तो आपको याद ये रखना है सिर्फ कि इस समय एग्जाम है और एग्जाम में हम फालतू की झंझटों में या पजल ना हो कि इससे समय गवा दिया, इससे समय गवा दिया। हमें पढ़ना वहीं से है जहां से हमें यह लगे कि नहीं यार, यहां से क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं तो उस क्वेश्चन के नीचे जेन्युइन जो वास्तविक फैक्ट हैं जो कि मेरे एग्जाम में फंस सकते हैं, सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, वहां समय लगाना है। फालतू जगह समय बर्बाद नहीं करना। मैं आपके लिए PQRS की ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, आप जहां देखोगे मैं एक हिंट दे देता हूं आपको कि PQRS कभी भी एक लाइन में सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि PQRS के 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जिससे आप PQRS को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहले क्या आता है, नाउन आएगा, जैसे कि राम है तो राम आएगा, फिर उसके बाद ही आएगा क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। पहले क्या आएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, फिर क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो जैसे कि पहले हमें राम मिल गया और फिर मिल गया ही, तो इसके बाद ये आएगा, तो ये लिंक मिल गई कि पी के बाद क्यू आएगा। इसे देखकर आंसर मार दो। पहले ए आर्टिकल मिल गया, फिर द आर्टिकल मिल गया, इसे देखकर हिंट मार दो। पहले कोई का शॉर्ट फॉर्म मिल गया, जैसे अब्दुल कलाम आजाद का पूरा फुल फॉर्म मिल गया, अबुल फकीर जैन लाबुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद, तो ये पहले ही रहेगा। फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा APJ, ये दूसरा रहेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कोई सी घटना 1926 में हुई है तो पहले वो आएगी, फिर कहीं देखो 1927 लिखा है फिर वो आएगी, तो ये लिंक मिल गई, यहां से आंसर मार दो आप। तो इस तरीके से PQRS के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ना कि 2 मिनट में। 5-10 मेथड रहती हैं, वो बताना है आपको। मैं खुद टाइप करने में लगा हूं दोस्तों, थोड़ी सी समय का अभाव है, मैं ये सब लिख कर लाता हूं सिर्फ आपके लिए। तो थोड़ा सा समय का अभाव है दोस्तों, लेकिन मैं फुल प्रयास में लगा हूं कि जल्दी से जल्दी आपको सारी की सारी वीडियो दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत उच्च तापमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैंने बोला था कि सूर्य का तापमान या नाभिकीय भट्टी का तापमान नापना है तो क्या मैं थर्मामीटर ले जाऊंगा। मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे सूर्य का तापमान और अगर नाभिकीय भट्टी का तापमान अगर मापना है तो क्या मैं थर्मामीटर लेके जाऊंगा। इतना सा थर्मामीटर से काम नहीं चलेगा, आप बुखार नाप लेना उससे। मैं तो लेकर जाऊंगा पायरोमीटर। क्या, पायरोमीटर। संवेग का सूत्र क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग। न्यूमेरिकल वाली वीडियो में चिल्ला कर बताया था, P बराबर mv। P से होता है संवेग, m से होता है द्रव्यमान, v से होता है वेग। बल का फॉर्मूला क्या है, बल F बराबर ma। और इसके बाद मैं बताऊं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कार्य का होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। गति के तीनों समीकरण याद रखना, v = u + at, v² = u² + 2as और s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at²। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल में मदद करेंगे आपको। और ये एक रहता है कि लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं, डायप्टर में। और फॉर्मूला क्या रहता है लेंस की शक्ति का, P बराबर 1/f। ये क्या होता है, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला। दर्पण फॉर्मूला क्या रहता है, 1/f = 1/u + 1/v। ये आपका होता है दर्पण फॉर्मूला। इसके अलावा हम और फॉर्मूले का जिक्र करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। वेग बराबर क्या रहता है, वेग बराबर रहता है विस्थापन बटे समय। और त्वरण बराबर क्या रहता है, त्वरण बराबर रहता है वेग बटे समय। तो ये लिंक है साहब
कैसे लिंक हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय और बेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब लेकिन बेग बराबर विस्थापन बटे समय और त्वरण की बात करूंगा तो बेग ऊपर आ जाएगा, बेग बटे समय ये होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। पहला हिंदी पर विश्व शिखर का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहला हिंदी विश्व शिखर सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था नागपुर में, शायद 1975 इसकी डेट है, तब हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, ये याद रखना है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिसीज जो कि फैल जाती हैं, आपको फैल जाती हैं, और असंक्रामक रोग जो कि फैलते नहीं है। तो देखिए बीपी संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? क्या मैं ये याद रखूंगा इतने सारे? एड्स, पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया? नहीं, मैंने क्या आपको बताया है कि संक्रामक रोग वही होंगे जो कि विषाणु के कारण होंगे, जीवाणु के कारण होंगे या फिर कवक के कारण होंगे। और इन तीनों की ट्रिक जो कि हर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक मैंने पिछली स्लाइड में बताई है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। और जीवाणु की बात करें तो पंडित जी का टीका नया है। और कवक से होता है, कवक से होने वाले रोग क्या होते हैं? गंजा दामाद खाए फ्रूट। कैसा दामाद है भाई? गंजा है, और क्या खा रहा है? फ्रूट खा रहा है। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, गा से, गंजा से, दा से दाद, और फिर दा से, फिर खा से हो जाएगा खाज। और देखिए एक बार मैं आराम से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। कवक से होने वाली बीमारी है गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए गंजापन, दा से हो जाएगा दाद, और फिर हो जाएगा दा से दमा, और खा से क्या हो जाएगा? खाज हो जाएगा। ये ए से क्या हो जाएगा? एक्जिमा, और फ्रूट से एथलीट फुट, जिसे हम कहते हैं पैर में पानी लग गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो आपके घरों में जो एसी है और रेफ्रिजरेटर है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को मुक्त करते हैं। और इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान है ये ओजोन के लिए हानिकारक है, ओजोन में छेद कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं O3 क्या फॉर्मूला है ओजोन का, और इसमें छेद कहां पर देखा गया ओजोन में? आप कहोगे अंटार्कटिका में। और इसकी बात करूं तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और बात करूं ओजोन की खोज किसने की? तो फेब्री और बुशान ने। वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। अगर ये आ गई तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पड़ा बैगन। अगर पड़ा है बैगन कहाँ सड़क पर, तो रिच आदमी नहीं उठाएगा। तो पड़ा बैगन मतलब पड़ा है बैगन मतलब पराबैंगनी किरणों की खोज की है रिचर्ड ने। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? तो ग्लूकोज विखंडित होता है पाइरुवेट अम्ल में। और पाइरुवेट में कितने कार्बन अणु रहते हैं? पाइरुवेट में 3 कार्बन अणु रहते हैं। अगर मैं बोलूं ग्लाइकोसिस क्या होता है, तो ग्लूकोज का पाइरुवेट अम्ल में टूटना, ये वही है कि ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? तो ग्लूकोज का टूटना, पाइरुवेट अम्ल बनना, यह घटना क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाती है। और ग्लाइकोलिसिस की घटना कहां पर होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। देखिए कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो बिना वायु के हो, वायवीय श्वसन जो कि वायु के हो।
वायु को हो तो इसमें पहली घटना क्या रहती है, ग्लाइकोलिसिस। अवायवीय श्वसन की पहली घटना क्या रहती है, ग्लाइकोलिसिस। और इसकी रहती है वायवीय श्वसन की क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो कि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहीं से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसलिए हम कोशिका का शक्ति घर या एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है भैया, अम्ल और क्षार जो रहते हैं दोनों वाटर सॉल्यूशन से आयन देते हैं। एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक हैं। दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार या बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये नॉर्मल मत समझना दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए कि आप रटते रहे, तो ये जब दर्पण लगाया जाएगा तो बहुत महंगी सेविंग बनेगी आपकी, 2-2 हज़ार रुपए की एक सेविंग पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा दर्पण लगाया जाता है। इवन ये जो एक एक बाल है ना, सेविंग का एक एक बाल, ये भी उस दर्पण में से दिखता है, इतना क्लियर रहता है। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो इसमें और भी यूज कहें तो जो दंत वगैरह जो चेक करते हैं ना, दंत या कान के अंदर देखना है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का काम ये होता है कि ये अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण ये रहता है कि ये फैला देता है चीज को, ऐसे फैला देता है। तो अब कान के अंदर छोटा छेद है तो इसको ये फैला देगा, तो सब जगह सब हिस्से दिख जाएंगे। दंत अगर देखना है अंदर का तब भी ये फैला देगा, और इसलिए फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस भी किसे कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करें उत्तल दर्पण का उपयोग, तो वाहनों के पीछे साइड मिरर जो लगे रहते हैं, किसके लगे रहते हैं, उत्तल दर्पण के लगे रहते हैं। और ट्रकों में साइड मिरर उत्तल दर्पण के ही लगे रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो इसकी रिएक्शन हमने आपको बताई है दोस्तों, क्या होता है 6CO2 + 6H2O। तो यहीं से आंसर आ गया, कौन सी गैस आवश्यक है, CO2 गैस आवश्यक है। अगली रिएक्शन आप खुद लिख दोगे क्योंकि हम 2 बार बता चुके। यदि द्रव्यमान 14 किलोग्राम, वेग इतना है, तो संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। और इसका क्या दिया है, द्रव्यमान 14 दिया है और वेग 2 दिया है, तो डायरेक्ट संवेग में क्या गुणा कर दो, 14 गुणा 2 28 आ जाएगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, तो ये करता है प्रोटीन का। राइबोसोम की खोज पैलेट ने की, राइबोसोम की खोज पैलेट ने की, पैलेट साहब ने की। और पैलेट साहब ने कहा कि ये तो भैया प्रोटीन की फैक्ट्री है। कौन, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। और ये सबसे छोटा अंग है कोशिका का, इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, किसको, राइबोसोम को। यह बना किससे होता है, RNA प्लस प्रोटीन से। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो यह है ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल ओ मीना, ओ मीना कल काजल, इस तरीके से याद रख सकते हो। ओ मीना कल काजल, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, ओ मीना, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और काजल, ये नीचे है। गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने दिए। याद है गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने दिए। B = U + AT, B² = U² + 2AS और S = जो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्षयान का क्या नाम है, तो ये गगनयान है, बड़ा फेमस हुआ था। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, सरसों। देखिए वो तो हो गया मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। लेकिन अब जो पूछेगा वो सरसों का पूछेगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। कपास का गैसिपियम, कपास का गैसिपियम। प्याज का ओलियम सीपियम, प्याज का ओलियम सीपियम। मूंगफली का एरिकस है और मक्का का ये है। दोस्तों ये याद रखना कठिन रहता है, लेकिन आप बार बार दोहराएं, 2-3 बार वीडियो देखें, 1-2 बार, ताकि क्या रहेगा इससे कि एग्जाम में 4 ऑप्शन में से आप हिंट मिल जाएगी, आपको हिंट मिल जाएगी। वो काम नहीं होगा कि जय हनुमान लगा निशान, पेपर तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर आपको हिंट मिल जाएगी। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट में कितने % कार्बन पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है 85% कार्बन पाया जाता है, 85%। और बिटुमिनस में 70 से 80, लिग्नाइट में इतना, पीट में। सबसे घटिया कोयला है पीट में, और सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है।
चेहरे पर है 14, चा से चेहरा, चा से 14, और कान में 3 3 इस तरफ हैं तो हो गई 6, कान में 3 3 दोनों मिलाकर 6, कपाल में हो गई 8, कपाल में हो गई 8। और कान की सबसे छोटी हड्डी आप बताओ क्या स्टेपीज है या नहीं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। कुछ अध्ययन जो कि हम पढ़ के आए, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और यही पूछे जाते हैं। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सोरोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर बागवानी करना, बागवानी करना। जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी क्या होता है? बुढ़ापे का अध्ययन, बुढ़ापे का अध्ययन जीरेंटोलॉजी कहलाता है। और हम कहें तो क्या कहें, इसके अलावा स्किन की बात करें, स्किन का अध्ययन क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का अध्ययन कहा जाता है। और इसके अलावा और किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं? किडनी का हो गया, किडनी का हो गया, और ये एंटोमोलॉजी, सोरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इतने ही पूछे जाते हैं लगभग। शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3। पराबैंगनी किरणें आएगी, ओजोन रोक लेगी कि नहीं 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 पराबैंगनी किरणें आप नीचे मत आओ। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे आ गई, पराबैंगनी किरणें नीचे आ गई, पराबैंगनी किरणें अगर नीचे आ गई तो क्या होगा? लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। लेकिन हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं और ओजोन को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ओजोन में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। और ये छेद कहाँ देखा गया? जो छेद हो रहा है वो कैसे पता चला? क्योंकि ये देखा गया, ये छेद देखा गया, ये छेद देखा गया अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 परमाणु भार है 48। खोज है चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसान ने। और ओजोन को किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। सॉरी ये भी पढ़ लेते हैं। गामा की खोज की, गामा किरण है, ये किरण लगा लेने यहाँ सब में। बैकुरल ने एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने, अवरक्त की खोज की हर्शेल ने, और दृश्य प्रकाश की खोज की किसने? न्यूटन साहब ने। जीभ में संवाद रिसेप्टर, जो भी रिसेप्टर्स रहते हैं स्वाद का पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं। अब जरा एक चीज सुनिए आप, स्वाद तो आपने बहुत ले लिया, लेकिन सुनिए, ये अगर आपकी जीभ है, ये अगर आपकी जीभ है तो आगे से कौन से, जीभ के अग्रभाग से कौन से स्वाद का पता लगता है? अग्रभाग से लगता है मीठे का, और पश्चिम भाग से लगता है कड़वे का स्वाद, और साइड के ये जीभ के भाग से कितना? खट्टा मीठा, खट्टा और नमकीन। जैसे कि आपने मिठाई खाई तो सबसे पहले ही स्वाद आ जाएगा, वाह क्या बात है। लेकिन कड़वी चीज आई तो बाद में लगेगा कड़वी चीज है। लेकिन नमकीनी चीज खाई तो वो साइड से लग जाएगा कि हाँ ये तो खट्टी और नमकीन है। अब देखिए दूध के दांत कितने रहते हैं? बार बार पूछा गया है कि भैया दूध के दांत बता दो, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये कितना लिखा है नंबर। और लेकिन इसमें क्या उपस्थित नहीं रहता? तो प्रीमोलर दांत उपस्थित नहीं रहता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में इंग्लिश नाम आते हैं। इंसिजर, जिसे कृतंक कहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछता, वो पूछता है इंसिजर। इंग्लिश नाम कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसिजर की बात करें तो काटने का काम, और कैनाइन जो शेर में पाए जाते हैं आगे, फाड़ने का काम। प्रीमोलर और मोलर पीसने और चबाने का काम करते हैं। अक्ल की दाढ़ तब आएगी, अक्ल की दाढ़ जब 18+ हो जाओगे, 18+ हो जाओगे। ठीक है। अब इसके बाद ये दूध के दांत भी हो गए, दूध के दांत भी हो गए, कितने? 20 होते हैं। प्रीमोलर नहीं होते, इंसिजर, कैनाइन, और ये क्या होता है? प्रीमोलर और मोलर। और दांत टोटल कितने रहते हैं? 32। 18 के बाद क्या आएगी? अक्ल की दाढ़ आएगी। अब दांत से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? दांत होते हैं 32, काटने के काम आते हैं। किस प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में? तो मनुष्य में थीकोडोंट ऑप्शन में मिल जाए तो ये लगा देना आप, थीकोडोंट। और इस दांत से क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, दांत में क्या पाया जाता है? इनेमेल पाया जाता है, जो कि सबसे कठोर होता है। इनेमेल पाया जाता है जो कि सबसे कठोर होता है।
श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी। इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। इसे एनर्जी करेंसी के नाम से एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किस कहते हैं? एटीपी को। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है वह एटीपी के फॉर्म में करता है। 38 एटीपी कोशिका की जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें उत्पन्न होती है। टिन और लेड, ये ऑल नहीं है दोस्तों, ये है और। टिन और लेड, टिन और लेड की अगर बात करें तो पीबी प्लस एसएन, पीबी प्लस एसएन, ये क्या है? टिन और लेड। ये है सोल्जर धातु, जिससे टांका लगाते हो ना आप, टांका, वही है ये सोल्जर धातु। अब कुछ मिश्र धातु देख लेते हैं। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल है, पीतल का याद रखना पिताजी, पीतल से पिताजी याद आ जाएगा आपको, पिताजी। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर की अगर बात करें हम, सॉरी यही मैं बोल रहा हूं कि भैया पीतल किसका मिश्रण है? ये एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड, हाँ देखिए ये है कि पीतल किसका मिश्रण है। हमने पढ़ा कि सोल्जर किसका मिश्रण है? टांका और टांका धातु टिन और लेड का। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल है तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक का। तभी तो आप इसे याद रखोगे। पीतल का पी उठा लिया, तांबा का ता उठा लिया और जिंक का जी उठा लिया। अब इसको पढ़ दो एक लाइन में, पिताजी मतलब पीतल किसका मिश्रण है? तांबा प्लस जिंक। तो पिताजी से याद रख लेना। जर्मन सिल्वर बार बार पूछा गया है, तो जर्मनी से सिल्वर मतलब चांदी लेकर कौन आएंगे? ये आएंगे नेताजी। तो नेताजी से याद रखना। ना से निकेल, ता से तांबा, जा से जिंक। का से की होती है ताटी, तांबा और टिन। और गन मेटल की बनाई, गन मेटल को कैसे याद रखेंगे, किससे बनी है? तो गन मेटल की क्या पहनना? जैकेट। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ, जैकेट। जैकेट जा से हो गया जिंक, का से हो गया कॉपर और टा से हो गया टिन। जिंक, कॉपर और टिन। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? लेगुमिनस, जो फलीदार फसलें होती हैं जैसे कि सोयाबीन, गांठ वाली फसलें जो होती हैं, गांठ वाली फसलें सोयाबीन, उड़द, इनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर से होता है। और किस किस से क्या क्या रोग होते हैं वो देख लो। प्लेग किससे होता है? प्लेग होता है जो चूहे रहते हैं ना, चूहे, उनमें जो पिस्सू भरे रहते हैं ना, चूहे में पिस्सू, उनके कारण। काला जार, काला जार, काली काली क्या है? सैंड है, सैंड है तो ये सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई से। हाथी जैसा पांव, क्यों हाथी जैसा पांव? क्यों रे हाथी जैसा पांव? क्यूलेक्स मच्छर से होता है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है हाथी पांव। रेबीज, रेबीज की बात करें ये किसके कारण? तो कुत्ता और चमगादड़, कुत्ता चमगादड़, रेबीज। निद्रा रोग, निद्रा मतलब सोई सो रहा है, निद्रा मतलब सोई सो रहा है, तो सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण। पढ़ के आए कि बाल्टी की तली ऊपर दिखना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना, तारों का टिमटिमाना या सूर्योदय का सूर्य के पहले दिखना, ये सब किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। कोई एक एसएससी में क्वेश्चन आया था, कोई मछुआरा अगर मछली को मारना चाहता है पानी में या तालाब में, तो वो भाला कहाँ पर मारे? भाला कहाँ पर मारे? तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन किस घटना पर आधारित है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के आधार पर है, क्योंकि मछली जहां होगी उससे ऊपर या नीचे दिखाई देगी, ऊपर या नीचे। क्यों? क्योंकि ये है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तो पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकीर्णन बताया था, प्रकीर्णन मतलब जहां कलर की बात हो वो प्रकीर्णन होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? 18 वर्टिकल हैं और 7 पीरियड्स हैं। 18 इस तरीके के कॉलम है और 7 ये हैं। मैं बता ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। बिल्कुल ऐसे करके क्या है? 18 हैं और ऐसे करके क्या है? ये 7 आवर्त हैं आपके, 7 आवर्त हैं आपके। जहां हमने भरे थे ना हाइड्रोजन, हीलियम, ये भरे थे ना, लीवे, बकनो, फने, इस तरीके से, ठीक है।
आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले साहब हैं और आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ साहब हैं। मेंडलीफ साहब ने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर बनाया था और इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार बनाया था। किसने? मोसले साहब ने। रक्त ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो यह है संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में बात करें तो क्या क्या पाया जाता है? रक्त, प्लाज्मा और आरबीसी, एक तरल पदार्थ रहता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा कितना पाया जाता है रक्त में? 55%। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये 45% पाई जाती हैं अगर 100% रक्त है उसमें से। आरबीसी की अगर बात करें, आरबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो हम खत्म करते हैं और जल्दी अगली वीडियो इसी के आगे अपलोड करना है मुझे। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, इसके आगे और क्वेश्चन है, ये मैं कल डाल दूंगा आपको सब। ये जितने भी क्वेश्चन हैं या 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो लिखे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और अगर हम बात करें कि किडनी के पेशेंट का क्या होता है? डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरिया और क्रेटिन की मात्रा, मानव मूत्र में यूरिया और क्रेटिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसका क्या होता है? डायलिसिस होता है। और डायलिसिस होता है ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, खून के शुद्धिकरण के लिए होता है। क्या? डायलिसिस खून के शुद्धिकरण के लिए होता है डायलिसिस। और ये किडनी से संबंधित है वृक्क। और इसकी क्या है? इकाई क्या है? इसकी है नेफ्रॉन इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। रक्त समूह है इसका लेडस्टीनर। रक्त समूह की खोज लेडस्टीनर ने की। रक्त परिसंचरण की तो खोज हार्वे साहब ने की। विटामिन की खोज फंक साहब ने की। टीबी की रॉबर्ट कोच ने की। इंसुलिन की बेटिंग ने की। थर्मामीटर की फ़ारेनहाइट ने। और विद्युत बैटरी की वोल्टा साहब ने। विद्युत पंखा की व्हीलन ने। विद्युत बल्ब की थॉमस एडिसन ने। और फाउंटेन पेन की बटरमैन ने की। और साइकिल की मैकमिलन ने की। और टीवी की जेएल वेड ने की। और रेडियो की मार्कोनी साहब ने की। ये मैंने टाइप करके रख लिए हैं, मैं सब अभी के अभी डालने वाला हूं। इसे मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दोस्तों 2 बजे, लेकिन मैं ये सब आपके लिए डालने वाला हूं। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, प्यार दें, ताकि मैं अगली वीडियो लेकर आ सकूं। और आप बताएं कमेंट में कौन सा टॉपिक लेकर आऊं, मैं वही टॉपिक आपके लिए लेकर आ जाऊं।